सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रमेय नंबर 11.1 और प्रमेय नंबर 11.2 को सरल करेंगे। प्रमेय नंबर जो 11.1 है, आपको पता होगा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है समरूपता, इसमें हमें प्रमेय दी गई है। तो 11.1 जो प्रमेय है उसको हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और शॉर्टकट में से BPT के नाम से जानते हैं। तो इसको हम सरल करेंगे। इसमें हमें दिया गया है कि किसी त्रिभुज, तो यहाँ पर दिया किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा। तो यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है तो हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद में दिया गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, अब त्रिभुज में 3 भुजा है तो इसको हम ABC नाम दे देते हैं, A, B और C। इसमें दिया गया किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा। अब 3 भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के हमें समांतर भुजा खींचनी है, तो हम ये मान लेते हैं कि नीचे वाली जो BC है इसके समांतर खींचे या AB के समांतर या AC के किसी के भी खींच सकते हैं, लेकिन सरल यही रहेगा, हम BC के समांतर एक रेखा इस तरह से खींच सकते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, समांतर। इसको नाम देते हैं हम D और यहाँ पर बिंदु E हो जाएगा। तो ये हो गई इसके समांतर, यानी कि DE और BC क्या हो गई, समांतर है। खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं। अब देखिए हमने जो यहाँ पर DE है वो BC के समांतर भुजा खींची है, तो पीछे कितनी रह गई, AB और AC 2 त्रिभुज की और भुजाएं रह गई। उनको ये जो भुजा है DE जो हमने खींची है, ये उनको शेष 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि हमने क्या कर दिया, त्रिभुज के अंदर BC के समांतर ये रेखा खींच दी DE, तो बाकी जो A से B और A से C यानी कि AB और AC जो भुजा है त्रिभुज की, उनको ये भुजा यहाँ पर D बिंदु और A बिंदु पर काटती है। तो इसमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया क्या गया है, इसमें वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, हमें जो दिया गया है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि जो यहाँ पर DE है वो BC के समांतर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे DE समांतर है BC के, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में देखें तो यहाँ पर जो DE है वो AB भुजा और AC भुजा को बिंदु D और E पर काटती है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे कि DE, यहाँ पर लिखेंगे DE जो भुजा है वो AB को D बिंदु पर काटती है और AC को A बिंदु पर काटती है। तो हम लिखेंगे AB व AC, ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं AB और AC, इनको कहाँ पर काट रही है, D और E पर। तो यहाँ पर लिखेंगे AB व AC को बिंदु D व E पर काटती है। तो ये हमें लिखना है कि हमें दिया गया है ये चीज़, तो इसमें लिख देंगे। उसके बाद में हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे हम कि हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि जो इस भुजा और इस भुजा में अनुपात है वो इस भुजा और इस भुजा में अनुपात, ये सिद्ध करना है। यानी कि AD बटे DB, तो हम लिखेंगे AD बटे DB। तो ये अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं। अगर एक अनुपात हमारे पास में 1:2 है तो उसको 1/2 लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमें कि समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यानी कि AD बटे DB बराबर में AE बटे EC, इसके बराबर में लिखना है AE बट्टे में लिखना है EC, ये हमें सिद्ध करना है इसमें। उसके बाद में अब इसमें एक छोटी सी हम रचना करेंगे। तो हमारा रचना में क्या आएगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रचना के अंदर, रचना में देखिए इसमें हम D से एक लंब खींचेंगे, तो यहाँ से D से इस साइड में एक लंब खींचेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो गया, और E से भी लंब खींचना है। इस तरह से E से एक लंब खींचेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का। देखिए त्रिभुज में जहाँ पर भी कोई लंब है यानी कि 90 डिग्री का कोण आता है लंब, वहाँ पर वो त्रिभुज की ऊंचाई होती है, ये आपको ध्यान में रखना है।
त्रिभुज की ऊंचाई एकदम हम सीधी ऊंचाई है, एकदम सीधी जो लाइन होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि जो लंब होता है वो त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर देखिए ये लंब बन गया, यानी कि 90 डिग्री का बनाया है हमने 90 डिग्री का, तो यहाँ पर ये ऊंचाई हो गई त्रिभुज की, और ये है वो भी ऊंचाई हो गई। अब इसका नाम लिखेंगे तो ये हो गया, यहाँ पर हमने डी लिखा था, अब यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे एफ और इसका नाम लिख देंगे जी, ये लिखेंगे। तो रचना में हमने क्या किया है, रचना में डी ई एफ ये लिखेंगे, रचना में ई एफ लंब है, किसके ऊपर लंब है। अब देखिए ई से एफ जो हमने लंब खींचा है वो किसके ऊपर खींचा है, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके पास में कौन सी भुजा है, ए बी भुजा है, तो हम लिखेंगे ए बी पर लंब है। और दूसरा लंब है डी जी, दूसरा है डी जी, ये किस पर लंब है, तो यहाँ पर देखिए ए त्रिभुज की भुजा आ गई ए सी, तो इसके ऊपर ए सी पर लंब है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए उसके बाद में हम यहाँ से थोड़ा सा बी को ई से मिलाएंगे, बी और ई को हम इस तरह से मिला देंगे और डी और सी को इस तरह से मिला दें। अब ध्यान ये रखना है कि जो हमें सिद्ध करना है, ध्यान उस पर रखना है आपको कि ए डी और डी बी कौन से त्रिभुज में आती है, वही त्रिभुज हमें लेना है। तो देखिए ए डी यानी कि इतने त्रिभुज में आती है ए डी, तो ए डी, तो इसमें जो त्रिभुज बनेगा वो लेंगे ए डी ई, ये त्रिभुज लेंगे। और दूसरा डी बी यहाँ पर आती है डी बी, तो इसमें जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे डी बी ई, ये त्रिभुज लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उत्पत्ति लिखेंगे इसकी, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति में देखना है आपको कि जो ई एफ है, ई एफ वो कौन से त्रिभुज की ऊंचाई है, तो हम लिखेंगे कि ई एफ कौन से त्रिभुज की है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसके नीचे वाला आधार हो गया, तो ए डी ई, मैंने जो त्रिभुज बताया था वही लेना है आपको, ए डी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी ई, एक तो ये त्रिभुज लेंगे, वह दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, दूसरा जो त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास में वो डी बी ई, ये त्रिभुज हो जाएगा, या इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी और ई भी लिख सकते हैं। तो चलिए ए बी ई पूरा लिखते हैं, तो त्रिभुज ए बी ई की ऊंचाई है, मैंने आपको जैसे बताया कि ऊंचाई 90 डिग्री वाली होती है, वो ऊंचाई होती है हर त्रिभुज की, तो यहाँ पे लिख देंगे ऊंचाई है। अब देखिए हमारे पास में त्रिभुज की ऊंचाई भी है, तो नीचे आधार हो गया, आधार और ऊंचाई की बात करें तो वहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से पहला ए डी ई त्रिभुज लेंगे, तो ए डी ई का क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर में लिखेंगे 1/2 गुणा आधार। अब ए डी ई जो है यहाँ पर देखिए ए डी ई, इसमें आधार यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसके नीचे वाला ये आधार ए से डी तक आधार हो गया, तो आधार हो गया इसका ए डी आधार, गुणा में लिखना ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी होगी, ये 90 डिग्री है, नीचे का आधार लिया तो ऊंचाई हो गई ई एफ, या एफ ई भी लिख सकते हैं इसको, तो हम ए बी सी डी के अनुसार लिखेंगे इसको, ई एफ लिख देंगे, ये हो गया। चलिए अब दूसरा त्रिभुज ए बी ई है, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि ए डी वाला तो हमने यहाँ पर ले लिया, अब नीचे डी बी है, डी बी कौन से त्रिभुज में आती है, डी बी इसमें आती है, तो हम लेंगे डी बी ई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसके बट्टे में लिख देंगे क्योंकि हमें तो इसका अनुपात है वो बताना है, तो हम इसका त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर डी बी ई, तो यहाँ पर लिखना आपको डी बी ई का क्षेत्रफल। चलिए तो इसके बट्टे में लिख लेंगे, इसके बट्टे में लिखेंगे 1/2 गुणा, अब डी बी ई जो त्रिभुज है उसमें आधार क्या होगा, तो 90 डिग्री यहाँ पर आ रहे, तो इसके डी बी ये आधार हो जाएगा यहाँ से डी से बी तक, तो यहाँ पर हो गया डी बी गुणा ऊंचाई यही रहेगी जो यहाँ पर पहले ली थी हमने ई एफ। अब देखा जाए तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा, क्या रह गया, ए डी बटे डी बी रह गया, तो इसके बराबर में लिख देंगे ए डी बटे डी बी, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। जिस तरह से हमने इस साइड में किया है उसी तरह से हमें त्रिभुज के दूसरी साइड में करना है। दूसरी साइड में देखिए इस बार हमने ई एफ ये लंब लिया था, इस बार हम लेंगे डी जी को लंब लेंगे, तो डी जी का लंब लेंगे तो 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, तो नीचे वाला ये आधार ए ई हो जाएगा और दूसरा ई सी आधार हो जाएगा, इसमें 2 त्रिभुज ये लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे वो लिखेंगे। तो दूसरा हमारा जो त्रिभुज होगा ए डी ई, पहले भी हमने ए डी लिया था, या इसको इस साइड से ले सकते हैं ए
ई डी लिख सकते हैं, तो ए ई डी ले लेंगे। तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, हमें यहाँ पर देखना है ए ई कौन से त्रिभुज में आती है भुजा, तो ए ई इस त्रिभुज में, तो ए डी ई त्रिभुज लेंगे। तो ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, इसको लिखेंगे 1/2 गुणा, आधार की बात करें तो ए ई डी लिया है तो ए ई इसका आधार हो गया, ये हो जाएगा, और गुणा में ऊंचाई, यहाँ से आधार ये है तो 90 डिग्री कोण यहाँ पर बन रहा है तो इसकी ऊंचाई ये 90 डिग्री वाली हो गई, जिसको हम डी जी लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे डी जी। चलिए इसके बट्टे में दूसरा त्रिभुज जिसमें इसी भुजा आती है वो लेंगे, इसी भुजा इसमें आती है, तो ई सी बी, इसको लिख सकते हैं ई सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई सी बी का क्षेत्रफल। इसको भी बराबर में इसके बट्टे में लिख देंगे, तो 1/2 गुणा, अब ई सी बी में आधार हो गया ई सी, क्योंकि 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है तो नीचे वाला आधार हो गया ई सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ई सी, और गुणा ऊंचाई वही रहेगी क्योंकि इस साइड का आधार हमने लिया है तो ऊंचाई डी जी रहेगी, डी जी। अब देखा जाए तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और डी जी से डी जी, तो क्या आ गया पीछे ए ई बटे ई सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई बटे ई सी, ये लिख देंगे। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। हमारे पास में समीकरण 1 और 2 आ गई। हमें ये चीज़ सिद्ध करने के लिए, यानी कि ए डी बटे डी बी, ये हमारा ए डी बटे डी बी आ गया समीकरण 1 में, और दूसरा ए ई बटे ई सी, तो ए ई बटे ई सी आ गया। आ तो गया, लेकिन इन दोनों को बराबर करना है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो इन दोनों को क्या है हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहाँ पर जो ये क्षेत्रफल है इनको बराबर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ए डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी ए ई डी या डी को पहले लिखे बाद में लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है दोनों, ए डी ई और ये भी ए डी ई है, तो ये तो दोनों सेम है ऊपर, लेकिन नीचे देखिए डी बी ई और ई सी बी अलग अलग है। तो इन नीचे वाली चीज़ को बराबर कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम इसमें आकृति लेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज को आपको इतने को छोड़ देना है और नीचे वाले को आपको ध्यान में रखना है। ये जो त्रिभुज इसको ध्यान में रखना है। चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा चित्र है वो बनाता हूँ, इस तरह से नीचे वाले को ध्यान में रखना है आपको। तो इस तरह से हमने बना दिया और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे, तो नीचे नीचे वाला है वो, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ये चीज़ दी गई है। अब नीचे वाले को आपको ध्यान रखें, देखिए इसमें 2 त्रिभुज बनते हैं एक ही आधार पे, ये देखना आपको त्रिभुज तो और भी बनते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे भी बनते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको वो त्रिभुज देखने 2 जो एक ही आधार पे बन रहे हैं, जिनका आधार 1 है। तो डी ई ये आधार हो गया डी ई। अब इस डी ई पर देखिए कौन सा त्रिभुज बनता है, तो डी ई बी ये बन रहा है। इसी पर दूसरा त्रिभुज देखें तो डी ई सी ये भी बन रहा है। तो यानी कि एक ही आधार पर जब 2 त्रिभुज बनते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि डी ई बी ये त्रिभुज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर इसके लिख सकते हैं दूसरा त्रिभुज, तो यहाँ से देखिए ई सी डी ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर दूसरा ई सी डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ई सी और डी का क्षेत्रफल ये लिख सकते हैं। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3 नाम देंगे इसको। अब इसको नाम हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये डी है क्योंकि हमने ई सी डी ये त्रिभुज लिया है, ई सी और डी ये त्रिभुज लिया था, तो यहाँ पर डी लिखना है। अब देखिए हम समीकरण 1 2 और 3 से नीचे वाली 2 जो है ए डी ई तो बराबर है, लेकिन नीचे वाली चीज़ को बराबर करने के लिए समीकरण 1 2 और 3 से ये लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से। 3 से हमने क्या किया, इस चीज़ को इसके बराबर लिख देंगे, तो ए डी ई, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और इसके बट्टे में लिख देंगे दूसरा डी बी ई का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर में लिखना है, इस क्षेत्रफल के बराबर ये क्षेत्रफल लिखना है, तो ए ई डी या ए डी ई लिख सकते हैं, इसको इस जैसा बना सकते हैं, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बट्टे में इसके लिखना है ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर ये हमने लिख दिया, ऊपर वाला सेम है ये और ये सेम है, यानी कि इनके मान भी बराबर रख सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। नीचे वाला सेम नहीं था, लेकिन समीकरण नंबर 3 से देखिए डी बी ई और ई सी डी क्या है, बराबर का चिन्ह लगा दिया, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो इसकी जगह हम ये लिखें या इसकी जगह ये लिखें, तो इसका मतलब यहाँ से हमने दोनों चीज़ों को बराबर कर दिया, ये दोनों चीज़ बराबर है, तो यहाँ पर भी ये दोनों चीज़ बराबर है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ बराबर है,
बीच में बराबर का इसके चिन्ह है, तो यानी कि इनके मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनके मान क्या है, इसका मान तो ए डी, देखिए इसका मान तो है ए डी बटे डी बी, तो इसकी जगह तो लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी, और बराबर इसका मान जो है, ये दोनों क्षेत्रफल जो है इसका मान हमने निकाला समीकरण 2 में ए ई बटे ई सी, तो इसको लिख सकते हैं ए ई बटे में ई सी। तो ये सिद्ध हो गया, यहाँ पे लिख दें इति सिद्धम। इस तरह से आपको प्रमेय नंबर 11.1 है उसको सरल करना है, जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, शॉर्टकट में बीबीटी कहते हैं। तो ये हो गई प्रमेय नंबर 11.1। इसके बाद में हम जो सरल करेंगे वो प्रमेय नंबर 11.1 का विलोम है, यानी कि इसका उल्टा है, उसको हम सरल करेंगे। तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा किस तरह से आपको उसको सरल करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि समीकरण जो 3 हमने जिस प्रकार लिखी है उसके नीचे हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिखी है हमने, तो लिख सकते हैं कि एक ही आधार के ऊपर बने जो त्रिभुज उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, या हम यहाँ पर शॉर्टकट में छोटा सा लिख सकते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज, ये भी इसमें इसका कारण दे सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो वो उसका कारण है वो लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही आधार पे जब दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल है वो बराबर होता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल को बराबर किया है। अब इसके बाद में देखिए प्रमेय नंबर 11.2। अब देखिए 11.1 जो प्रमेय है उसकी विलोम, यानी कि 11.2 प्रमेय, इसमें लिखा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब इसमें दिया गया है त्रिभुज में कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो ये त्रिभुज हो गया, इसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में, यानी कि एक हम इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, तो ये जो रेखा है ये दो भुजा जो त्रिभुज की है उनको समान अनुपात में विभाजित करती है, तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि ये भुजा इसके समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं यहाँ से ए बी और सी, इसको नाम देंगे डी, यहाँ पर नाम देंगे ई। अब इसमें सबसे पहले हमें दिया क्या गया है कि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो जो डी ई है वो ए बी और ए सी को दो भागों में बांट रही है, यानी समान अनुपात में। तो हम लिख सकते हैं इसको ए डी, यानी कि ऊपर वाली ए डी के बट्टे में लिख सकते हैं डी बी, जो अनुपात है उसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, तो ए डी बटे डी बी, यहाँ से लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी, बराबर में इस साइड से ए ई और ई सी, ए ई बट्टे में लिखना है ई सी, ये हमें दिया गया है। अब सिद्ध हमें ये करना है कि तीसरी भुजा के समांतर, यानी डी ई है वो बी सी के समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी ई समांतर है बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए उसके बाद में इसमें एक रचना करेंगे। रचना में क्या होगा कि हम एक अलग भुजा यहाँ से खींचेंगे जिसको हम ये मानेंगे कि ये भुजा समांतर है, तो डी ई को समांतर नहीं मानना, यहाँ से हम अलग इस तरह से एक रेखा बनाएंगे, तो इसको नाम दे देंगे एफ, यानी कि डी एफ। डी एफ है वो बी सी के समांतर, ये हम रचना से मानेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी एफ समांतर है बी सी के, ये हमारी रचना से। अब हम इसकी उत्पत्ति लिखते हैं, तो उत्पत्ति में देखिए सबसे पहले उत्पत्ति में यहाँ पर रचना से लिखेंगे डी एफ और बी सी समांतर है, जो हमने डी एफ रेखा बनाई है रचना में वो रेखा और बी सी, ये आपको देखने में नहीं दिखेगी समांतर, लेकिन इसको आपको मानना है कि ये समांतर है। तो डी एफ और बी सी समांतर है जो कि रचना में हमने लिखा था, उत्पत्ति में भी यही लिखना है, डी एफ समांतर है बी सी के, आगे लिखना है रचना से, क्योंकि हमने ये रचना की है। उसके बाद में देखिए जब किसी त्रिभुज में दो रेखाएं, एक जो रेखा है वो त्रिभुज की किसी एक भुजा के अगर समांतर होती है, तो हम उसको आधारभूत, यानी कि प्रमेय नंबर 1 के अनुसार 11.1 के अनुसार हम उसको लिख सकते हैं ए डी। अब देखिए हमने डी एफ को बी सी के समांतर मानना है, तो हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी, क्योंकि ये ए डी बटे डी बी, यहाँ पर हम प्रमेय नंबर 11.1 लगाएंगे, बराबर। और दूसरा हमने लिखना है, देखिए हमने यहाँ पर डी एफ लिया है, तो डी एफ वाली लेनी है ए एफ बटे एफ सी, यहाँ पे लिखना है ए एफ बटे एफ सी, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। और इसमें हमने प्रमेय नंबर कौन सी लगाई है, 11.1 लगाई है।
क्योंकि 11.1 के अनुसार हम ये लिख सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज में एक समांतर एक रेखा किसी त्रिभुज की किसी भी भुजा की अगर समांतर हो और दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद में, और यहाँ पर देखा जाए तो हमें दिया क्या गया है वो लिखेंगे AD/DB। तो ये कि यहाँ पर AD/DB के बराबर में AF/FC है, लेकिन हमें दिया गया है AD/DB के बराबर AE/EC दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि AD/DB बराबर AE/EC। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2 और आगे इसका लिखेंगे कि दिया है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो AD/DB ये दोनों चीज़ बराबर होगी तो आगे वाली को भी हम बराबर लिख सकते हैं, यानी कि एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड को बराबर लिख सकते हैं। तो ये तो बराबर हो गए, इनको बराबर लिखेंगे AF/FC। यहाँ पे लिखना है AF/FC, इसके बराबर में लिखना है AE/EC। ये यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कंप्लीट AC भुजा बनानी है। AC भुजा अगर पूरी, देखिए ये आधी आधी है सभी, AF है, यहाँ से AF, FC ये नीचे वाली हो गई, AE यहाँ से हो गई और उसके बाद EC, तो सभी आधी आधी। इसको पूरी भुजा बनाने के लिए इसमें एक जोड़ना है, तो हम लिखेंगे कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर। चलिए हम अगर दोनों तरफ एक जोड़ते हैं तो क्या बन जाए, इसमें भी +1 करेंगे, इसमें भी +1 करेंगे। तो यहाँ पर हम +1 करेंगे और यहाँ पर भी +1 करेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम FC आएगा। यहाँ से FC कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रहेगा AF और प्लस का चिन्ह, यहाँ से 1 को इससे गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा FC बराबर में। इसी तरह से इस साइड का एलसीएम लेंगे, EC आ जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर रह जाएगा AE और प्लस में यहाँ पर 1 है तो EC आ जाएगा यहाँ पर EC। अब इससे क्या बनेगा, AF और FC दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, यहाँ पर देखिए AF और FC इनको जोड़ दिया जाए तो पूरी भुजा AC बन गई। तो इसकी जगह हम AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC बटे में FC, ये लिखेंगे। बराबर में देखिए AE और EC को जोड़ दिया जाए तो AE और EC को जोड़ दिया जाए तो भी AC बनती है। तो यहाँ पर लिखना है आपको AC और बट्टे में लिखना है EC, नीचे वाली सेम ही रहेगी। अब इसको AC कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर भी 1 रह गया और यहाँ पर भी 1। अब इसको वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, EC को 1 से गुणा किया तो ये आ गया EC बराबर FC को 1 से गुणा किया तो आ गया FC। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि EC और FC बराबर है। यहाँ पर देखा जाए तो EC और FC यानी ये दोनों, ये भुजाएं क्या है, बराबर है। E से C की दूरी और F से C की दूरी बराबर है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर F और E में फ़र्क है, दोनों बिंदु अलग अलग है। और यहाँ पर हमने ये ज्ञात किया है कि EC और FC बराबर है। ये बराबर कब होंगे, जब E और F दोनों बिंदु अलग अलग ना हो, एक ही जगह हो, तो इसी ये दूरी है वो बराबर होगी E की और F की। यानी कि E है और यहाँ पर ही F होता तो EC और FC बराबर होता, लेकिन यहाँ पर बिंदु अलग अलग है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर, यह तभी संभव है जब बिंदु E और F समपाती हो, जब बिंदु E व F समपाती हो। अगर ये दूरी बराबर है, इसका मतलब ए और एफ अलग अलग नहीं है, दोनों बिंदु क्या है, समपाती, यानी एक ही जगह पर है। अगर बिंदु एक ही जगह पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने डी एफ को तो रचना से इसको समांतर किया ही था, लेकिन इसका मतलब ये दोनों एक जगह है, तो डी ई भी क्या हो गई, बी सी के समांतर हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डी ई समांतर है बी सी के। ये यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें इति सिद्धम। इस तरह से आपको प्रमेय नंबर 11.2 को सरल करना है। तो मैंने आपको इसमें प्रमेय नंबर 11.1 और 11.2 दोनों बता दी है किस तरह से आपको सरल करनी है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।